Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 4 agriculture. तो बच्चों आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 38 एंड बी अटेंटिव। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एक प्लांट से लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो प्रोसेस होती है, तो उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी प्लांट से कुछ किसी चीज़ का हासिल करना, फिर उसमें प्रोसेस करना। सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज़ जब हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, जब हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब उसका हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी एक्टिविटी। यानी कि ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी फ्रॉम प्लांट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्रोसेस के दौरान ये 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो ये हमने पढ़ा। असल में जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, यानी कि मेन टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो है प्राइमरी एक्टिविटी। जो ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है, इस एग्री का मतलब है सॉइल एंड कल्चर की जो मीनिंग है वो है कल्टिवेशन, यानी कि सॉइल से फसल को कल्टिवेट करना, यानी कि ज़मीन पे फसल उगाना, तो उसको हम कहेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये एक किस्म की फार्मिंग है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इस एग्रीकल्चर में कौन कौन से काम आते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी कि भेड़, बकरियां, गाय वगैरह जो हम घर में पालते हैं, तो उनको भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कह सकते हैं, वो भी एग्रीकल्चर में आता है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड का जो 50% लोग जो है वो इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का काम अंजाम दे रहे हैं, यानी कि 50% लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अगर मतलब बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन आ गई है इंडिया में, लेकिन फिर भी आज भी जो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड है? वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट और वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? टोपोग्राफी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, यानी कि सॉइल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, और क्लाइमेट जो है यानी कि मौसम जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। तब जाके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो हम कर सकते हैं, ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए और मौसम भी अच्छा होना चाहिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। जो लैंड, जिस लैंड पे हम क्रॉप्स यानी कि फसल को उगा सकते हैं उसको अरेबल लैंड कह सकते हो आप। यानी कि अरेबल लैंड किसको कहेंगे? जिस पे हम फसल को उगा सकते हैं, यानी कि जिस पर हम फसल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं उसको अरेबल लैंड कहते हैं। विच इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसको हम अरेबल लैंड कहते हैं। इन द मैप Figure 4.1, in the map you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिया गया है, फिगर जो है 4.1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किस जगह, यानी कि कौन कौन सी जगह वर्ल्ड में ऐसी है जहाँ पे सूटेबल फैक्टर्स जो है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इन जगहों पे जो फैक्टर्स है वो सूटेबल है, यानी कि सॉइल भी अच्छी है, क्लाइमेट यानी कि रेनफॉल, टेम्परेचर सब कुछ अच्छा है, तब जाके हम इन जगहों पे ये फसल को ग्रो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कहाँ कहाँ पे इस वर्ल्ड में अरेबल लैंड अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर है ये वर्ल्ड का मैप है, तो ग्रीन कलर जो है दिस इज अरेबल लैंड, ये अरेबल लैंड है। तो आप ग्रीन कलर यहाँ पे मैप जब हम देखते हैं तो ये ग्रीन कलर जो है जिसको हम देखना होता है यहाँ पे उसका ये मार्क दिया गया होता है, तो ग्रीन कलर जो है ये अरेबल लैंड है। पैसिफिक ओशन जो है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसकी जो ये वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये ग्रीन कलर जो ये है अरेबल लैंड। यहाँ पे भी है अरेबल लैंड, अटलांटिक ओशन यहाँ से है, इंडियन ओशन यहाँ से है, तो यहाँ पे जो है ये है अरेबल, दीज आर अरेबल लैंड्स अवेलेबल इन वर्ल्ड। तो ये आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद है डू यू नो, क्या आप जानते हो
अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, हमें ये पढ़ने हैं, हमें इनको समझना है। एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर किसको कहेंगे? वो साइंस, वो आर्ट जिससे हम कल्टिवेट कर सकते हैं सॉइल पे, यानी कि जिससे हम फसल उगा सकते हैं सॉइल पे। रेजिंग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक को हम रियर कर सकते हैं। उस साइंस, उस आर्ट को हम जिससे हम सॉइल पे कल्टीवेशन का काम करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करते हैं, या लाइव स्टॉक को हम पालते हैं, तो उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। मैंने पहले भी बताया, ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग। ये इसको हम फार्मिंग भी कह सकते हैं। कशर पे यथ वन जमींदारी, तो उसमें सब कुछ आता है, जैसे लाइव स्टॉक का पालना या क्रॉप्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, सब कुछ इसमें आता है। इस सब को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, फार्मिंग भी कह सकते हैं। तो उसके बाद है सेरीकल्चर। सेरी का मतलब है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। सिल्कवर्म्स जो है उनका पालना। इट मे बी सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो सिल्क वर्म्स को पालने से क्या होता है, इससे बहुत ही बड़ा ट्रेड का काम कर सकते हैं फार्मर्स। तो ये सिल्क वर्म्स जो है, इससे हम सिल्क बाद में जाके हासिल करते हैं। तो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम कमर्शियल रियरिंग के लिए जब हम कमर्शियली रियर करते हैं सिल्क वर्म्स को, तो उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो फार्मर की जो इनकम है उसमें ये बहुत ही सपोर्ट कर सकता है सेरीकल्चर, क्योंकि इससे आगे जाके इसकी बहुत ही डिमांड होती है, क्योंकि इससे हम जो सिल्क फाइबर अवेलेबल होता है मार्केट में, वो हम इन सिल्क वर्म से हासिल करते हैं। तो सिल्क वर्म्स को पालने को ही सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है पिसिकल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। जब जो फिशेस होती है, मछलियाँ जो होती है, उनके पालने को, उनकी ब्रीडिंग को पालने को हम क्या कहते हैं? पिसिकल्चर कहते हैं। जब उनको बड़े बड़े टैंक्स इनके लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, पॉन्ड्स, बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं स्पेशली फॉर ब्रीडिंग ऑफ दीज फिशेस, तो इसको हम पिसिकल्चर कहते हैं। यानी कि मछलियाँ जो है उनके पालने को हम क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। उसके बाद है विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। जब ग्रेप्स की कल्टीवेशन हम करते हैं, यानी कि ग्रेप्स का फसल को उगाने को, और फिर उस पूरा जो ग्रेप्स जो है उनके जो हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स आर कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर। तो इसको हम विटीकल्चर कहते हैं, जिसमें हम ग्रेप्स के फसल उगाते हैं। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। जब हम कमर्शियल यूज के लिए वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे वेजिटेबल्स बेचे जाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स बेचे जाते हैं। तो पहले वो उनको क्या करते हैं? कल्टिवेट, उनका फसल उगाते हैं, बाद में जाके उनको कमर्शियली उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेचते हैं, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से घर में इसको पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।